दूसरे दिन सुबह सवेरे वशिष्ठ जी अपनी पत्नी और सौम्या के साथ गांव पहुँचे कृष्णा की जमीन का निरीक्षण करने। अच्छा, तो ये तुम्हारी जमीन है? जी जी, ये तो छोटी सी है, थोड़ा अंदर जंगल के अंदर, वहाँ मेरी बहुत बड़ी जमीन है, एकदम बड़ा सा। इतने में कृष्णा के दोनों भाई डमरू और ढक्कन घर से बाहर आए। उनकी आंखों में शरारत थी और होठों पर मुस्कान। अरे सिर्फ जमीन ही है इसके पास, खाली जमीन का टुकड़ा। जंगल के पास की जमीन भला क्या काम की, और इस खाली जमीन के टुकड़े का कोई काम नहीं है। हाँ। आम का पेड़ कृष्णा की जमीन पर देखकर डमरू और ढक्कन दोनों हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला। हाँ, ये कैसे हुआ? एक रात में ये पेड़ कैसे? रुक जा बेटा, अब तेरी शादी तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, तू देख अब हम क्या करते हैं। अरे ये जमीन छोड़िए, इससे ये पूछिए इसके पास घर है क्या? ये बेघर है, बिना घर का। पूछिए पूछिए, पूछ के देखिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास तो घर भी है। क्या है कि मुझे वन की शांति पसंद है, इसीलिए मैंने वहाँ पे घर बनाया हुआ है। अरे झूठ बोल रहा है ये। अरे झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहे थे कि ये जमीन का टुकड़ा खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है। फिर देखिए ये बड़ा आम का पेड़ इतना बड़ा सा कहाँ से आ गया? देखो सौम्या, बेटा ऐसा है कि तुम ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जहाँ भाई भाई की आपस में नहीं बनती है। अरे मुझे तो क्या कहूँ, तीनों ही झूठे लग रहे हैं। खैर जो भी हो, कान खोल के सुन लो कृष्णा, मैं कुछ काम से दूसरे राज्य जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा और उसी जंगल के पास श्री राम धर्मशाला में रुकूंगा। तुम आज से 4 दिन बाद सुबह ठीक 8 बजे आ जाना अपना घर दिखाने के लिए। और हाँ, अगर 1 भी मिनट की देरी हुई तो समझ लेना उसी रात को मैं अपनी बेटी की शादी पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे से कर दूंगा। हाँ, चल बेटा। वशिष्ठ जी चले गए। कृष्णा, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, और सुनो, चाहे झोपड़ी हो या महल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मिल जाओ। सौम्या, मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। अरे सौम्या चल, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। वो लोग चले गए। कृष्णा सोच में पड़ गया। अभी ये बंटवारा, अब 4 दिन में जंगल की जमीन में पक्का घर, ये कैसे संभव था भला? अब इन 4 दिनों में कुछ ना कुछ तो तूफानी करना होगा। क्या करें? जंगल की खाली जमीन पर घर कहाँ से बनाऊं? भगवान जाने अब क्या होगा, अचानक से घर कहाँ से पैदा होगा। डमरू और ढक्कन अभी भी उस आम के पेड़ को घूर रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि रातों रात ये पेड़ आया कहाँ से। देखो भैया, आपने क्या कहा था, इस जमीन का सब मेरा और उस जमीन का सब आपका। अब ये आम का पेड़ तो मेरा हुआ ना। देखिए, अगर आपको कोई आपत्ति है तो इसे उखाड़ कर अपनी जमीन में लगवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा आम का पेड़ उखाड़ना असंभव था, पर डमरू के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। नहीं भाई, ये पेड़ हम नहीं, तू ही वापस रखेगा, वो भी हमारी जमीन पर, और वो भी आज के आज। अब देखते जा बबुआ, हम करते हैं क्या। दोनों भाई हंसते हुए चले गए। कृष्णा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। उसका दिल धक से रह गया। ओहो, अब ये दोनों क्या करने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। भगवान ही जाने कि क्या मुसीबत आने वाली है। डमरू और ढक्कन सीधे राजा के महल पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। आइए। आपके पिता ने सोने का आम देकर हमारे राज्य पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अफसोस कि हम आज 10 साल बाद फिर से वैसी स्थिति में है, लेकिन हाँ, उस समय बहुत मदद हुई थी। ये सुनकर डमरू बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं, हम तो वापस से आपको सोने का आम देना चाहते थे, पर क्या करें महाराज,
हमारे भाई ने उस सोने का आम देने वाले पेड़ को उखाड़ कर अपनी जमीन में लगवा लिया महाराज। हैं? ये क्या बात कर रहे हो? सोने का आम देने वाला पेड़? दरअसल महाराज, वो सोने का आम हमारे पुरखों का नहीं था। वो हर 10 वर्ष में पूर्णिमा की रात को आम के पेड़ में फलता था। अब किसी को पता न चल जाए, इसीलिए आपसे बात छुपाई हमने। अब महाराज, पेड़ दूसरे स्थान पर है, शायद उसका जादू खत्म हो जाए तो हो सकता है कि वो सूख जाए। फिर क्या सोने का आम और क्या सोने के आम वाला पेड़। क्या बात करते हो? ये तो राजद्रोह है। बुलाओ अपने भाई को, बुलाओ उसको। कृष्णा को दरबार में बुलाया गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राजा ने क्यों बुलाया। क्यों कृष्णा, तुम काला जादू जानते हो क्या? इतना बड़ा पेड़ तुम्हारी जमीन में कैसे आया? वो महाराज, ये वो कुछ नहीं। हमें कल तक वो पेड़ अपने स्थान में चाहिए, क्योंकि कल पूर्णिमा है। और अगर वो पेड़ अपने स्थान पर नहीं पहुंचा कृष्णा, हम तुम्हें फांसी दे देंगे, समझ गए? कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी 4 दिनों में उसे अपना घर बनाना था और अब ये नई मुसीबत। आज रात तक उस पेड़ को वापस अपने स्थान पर रखना था। कृष्णा दरबार से बाहर निकला। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो भूत के पास जाए और अपनी जान जोखिम में डाले, या फिर कल सुबह फांसी के फंदे पर झूले। रात होने वाली थी और कृष्णा का वक्त तेजी से भाग रहा था। कृष्णा ने मन ही मन फैसला कर लिया। हाँ, अब एक ही रास्ता है। वो वापस उसी जगह पहुंचा। फिर से मदिरा की बोतल लेकर वैसे ही बैठ गया जैसे कल बैठा था। अब बस कुछ देर में ये बोतल पी लेगा और मैं इसे वापस बेवकूफ बनाकर अपना काम करा लूंगा। अचानक भूत प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। अच्छा, तो मेरा शक सही था। तूने मुझे कल बेवकूफ बनाया है ना? अरे नहीं, मैं वो अरे क्या मैं वो करता है तू? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये मदिरा की बोतल तूने ही कल लाई थी, जिसे मैंने पानी समझकर पी लिया था। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे भूत ने कृष्णा को अपने हाथों में उठा लिया। भूत का मुंह खुला, वो उसे खाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कृष्णा के गले के लॉकेट पर पड़ी। हैं? ये तो प्यारे लाल जी का लॉकेट है। क्यों गधे, तुम उनको जानते हो? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। इतना सुनते ही भूत ने कृष्णा को धीरे से वापस जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, कुछ और था, दर्द, पुरानी यादें। अरे तुम उनके बेटे हो? फिर तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनकी बात नहीं मानने का नतीजा है कि आज तक भूत बन के भुगत रहा हूँ। क्या कहूँ? हैं? क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं। भूत की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। उसने गहरी सांस ली। अरे भाई, कभी मैं तुम्हारे पिता प्यारे लाल का दोस्त बोल्टू झिंगाला हुआ करता था। मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। फिर एक दिन मेरे पास मेरा छोटा भाई काम मांगने आया, तो मैंने उसे अपने व्यापार में ले लिया। भूत की आवाज भारी हो गई। तुम्हारे पिता ने मुझे कई बार सावधान किया कि वो विश्वास के लायक नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे अपने व्यापार में रख लिया। एक दिन वन से लौटते समय उसने इसी पेड़ के नीचे मेरी हत्या कर दी। मेरे भाई ने मुझे मार दिया। क्या? हाँ, और गांव जाकर बोला कि मैं सन्यासी होकर हिमालय चला गया हूँ और खुद सब कुछ बेच बाच कर पता नहीं कहां कौन सी जगह जाकर बस गया। आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। मेरी लाश को जंगली जानवर खा गए। न अंतिम संस्कार हुआ, न मुक्ति मिली। बस इसी पेड़ से बंधा रह गया। क्या करूं मैं, क्या करूं?
कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने एक भूत नहीं बल्कि एक बेबस आत्मा खड़ी थी जो कई सालों से मुक्ति के लिए तड़प रही थी। कृष्णा ने भी अपने साथ हुए धोखे की पूरी बात भूत को बताई। कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, कैसे जमीन बांटी।